मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में हुए एक अजीब किस्म की त्रासदी के। ऐसा नहीं है कि त्रासदियां नहीं हुई, लेकिन ये त्रासदी अपने आप में बहुत ही, कह सकते हैं आप, बहुत ही दुखद है। ये बात है उत्तराखंड की। 8 फरवरी की बात है जब वहां एक ग्लेशियर हिमनद फट गया। वो जाकर ऋषिगंगा में के बिल्कुल मुहाने पर गिर पड़ा। पानी का बौछार फैल गया। एक ऐसे सडन बाढ़ ने वहां जगह बनाई कि इंसानी जिंदगी वहां नामुमकिन हो गई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और इसमें आपको लगता है कि बातें पूरी तरह से रख दी गई हैं तो इसको प्लीज शेयर करें लोगों के साथ। हमारी टीम बहुत एफर्ट लगाती है चीज़ों को जानने के लिए। सब्सक्रिप्शन करें, सब्सक्राइब करें हमें, कमेंट्स नीचे अपने फीडबैक जरूर दें हमें, और हमें बताएं आपको और किन टॉपिक्स पे चीज़ें और वीडियोस चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं 8 फरवरी को होने वाले उत्तराखंड की उस घटना की जिसको ग्लेशियर बर्स्ट कह रहे हैं। हिमनद फट गया उसमें। और अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो ये एक ऐसी घटना है जो क्लाइमेटिक इंपैक्ट से हुई है, नेचुरल इंटरफेरेंस से हुई है, या ह्यूमन एक्टिविटीज के इंटरफेरेंस से हुई है, ये इतना क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको आपको ये बता दें कि ये हुई क्यों है, ये हुई इसलिए है कि जैसा कि हम जानते हैं कोई भी ग्लेशियर हो वो अपने ही पानी के मेल्ट करने से मूव करता है, वो आगे बढ़ता रहता है। वही जितना कम मेल्ट होगा वो उतना कम होगा, जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा होगा। नतीजा ये हुआ कि पता नहीं वहां पर हो रहे ह्यूमन एक्टिविटीज और बढ़ रही आबादी की वजह से ऐसा हुआ, या ये कोई क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो गया, लेकिन हुआ ये कि आखिरकार एक ग्लेशियर जमीन पर आ टकराया जो बिल्कुल मुहाना था ऋषिगंगा का। वहां वो गिरने के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा वहां से जो प्रज्वलित हुई, उससे नतीजा ये हो गया कि वो पूरा का पूरा जो ग्लेशियर था, जो हिमनद था, वो बिल्कुल पानी में चेंज हो गया और उसने बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर ली। और उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी कीमत इंसानी जिंदगियों को चुकानी पड़ गई। अब मैं आपको बताऊं अगर कि अभी तक जैसा कि लोगों ने कहा, जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन मिला है, आज तक की अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 206 लोगों में से 36 लोगों की बॉडी अभी रिकवर हुई है। बॉडी रिकवर हुई है दोस्तों। बहुत दुख की बात है कि ये सब लाशें हैं, जिसमें अब मैं आपको बताऊं 152 वर्कर भी हैं उस टनल्स में फंसे हुए। वो इस तरह से, कोई किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह से जाकर इसमें फंस जाएंगे, और नतीजा ये होगा कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपको मैं दूसरी तरफ बताऊं कि एक तरफ अगर हम ये बोलेंगे कि 36 आउट ऑफ 206 पीपल जो हैं उसमें मिसिंग हैं, और बाकी सारे लोग उसमें 36 लोग मिले हैं, बाकी लोग उसमें मिसिंग हैं, और उनकी लाश नहीं मिली अभी तक, उनकी बॉडी नहीं मिली अभी तक। कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि वहां के जो होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला, उन्होंने कहा है सबसे पहले कि उन्होंने एक मीटिंग की है जबरदस्त स्टेट लेवल पर, और उन्होंने कहा कि सरकार के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सरकार जहां जहां से इस सिचुएशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा सहयोग पा सकती है, और इसका एकदम सटीक विश्लेषण कर सकती है कि कहां किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो अजय भल्ला ने, जो वहां के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये काम की है। और अगर मैं कहना चाहूं आपको, तो अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इसके होने वाले जो नुकसान हैं वो क्या क्या रहे, उसने किस तरह से लोगों को प्रभावित कर दिया। ये जो इतनी जाने गई हैं इंसानों की, उसकी क्या कीमत होगी? क्या वो सोशल भी होगी, क्या वो इकोनॉमिकल भी होगी, क्या वो हर तरह की होगी? तो अब हम यहां से जानेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये एक सैटेलाइट इमेज उसका निकाला गया है जिसपे 550 मीटर का एक स्कार उस हिमनद के पास था, आप समझ सकते हैं इसको कितना ज्यादा प्रभावकारी हो गया होगा, इसका इंपैक्ट कितना खतरनाक हो गया होगा। अब मैं आपको एक बात और बताऊं यहां से दोस्तों, कि जो चीजें हमें जाननी है कि अब इसके क्या ये पूरा जो हुआ उसमें क्या चीजें कहां से इन्वॉल्व थी, कहां कौन लोग फंसे हुए हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे तपोवन
विष्णुगढ़ टनल की। यहां मैं आपको बताऊं, अथॉरिटीज ने इसको सबसे पहले तो यह किया है, जो यहां ड्रिलिंग चल रही थी उसको बंद कर दिया गया है फिलहाल। ये सबसे पहला जो सरकार ने एक्शन लिया है बड़े लेवल पर वो ये है। उसके बाद तपोवन टनल को जो लगभग 7-8 मीटर उसमें हो चुका था उसको वहां पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो उससे और तबाहियां होती, जमीन के अंदर का भी जो पानी है वो बाहर आ जाता और वो तबाहियां और मचा देता। अब हम बात करेंगे कि अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, सिर्फ यही रीजन नहीं रहा कि जिसकी वजह से इतनी बर्बादियां हुई कि वो बर्स्ट गिरा। नतीजा ये हो गया कि उसके अंदर का जो सॉलिड पदार्थ था वो जाकर रोड पर ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर खड़ा हो गया, वहां से लोग निकल नहीं पाए, उसके पानी को भी वहां से निकलने नहीं दिया और नतीजा हुआ कि वो देखते देखते वो नदी बन गई और लोग उसमें बह गए। अब मैं आपको बताऊं कि सीएम ने क्या कहा है। जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने थर्सडे को कहा है, यानी कि गुरुवार के दिन, कि हमें सबसे पहले जो फैमिलीज वहां से उजड़ गई हैं उनको रिलोकेट करना है, उनको फिर से सेटल करना है, जिसमें वहां जो चमोली है, बागेश्वर है और टेहरी है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा जिन पर प्रभाव पड़ा है वो ये है। वहां की लगभग टोटल मिला जुलाकर 50 से 60 फैमिली है जो इस पूरे घेर में आ गई। आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह की तबाही होगी। मैं आपको डर और असुरक्षा की भावना की एक मिसाल देता हूं कि वहां वो फैमिलीज जिन्होंने ये मुसीबत झेली है, उनको ये लग रहा है कि ये फिर ना हो जाए कहीं। तो जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा दूसरे शहरों में, जब कभी भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाता है, तो लोग जाकर वहां के जो मैदान होते हैं, जो फील्ड्स होते हैं, सार्वजनिक तौर के जो पार्क्स होते हैं या कोई जो चौक वगैरह होता है जो बड़ा होता है, वहां जाकर वो बैठ जाते हैं। इसी तरह की भावना उनके अंदर आ गई है। वो रहने नहीं चाह रहे हैं अपने घरों में, वो चाह रहे हैं कि उनको कोई ऐसी जगह दे दी जाए जहां वो जाकर ही रह सकें कि फिर अगर ये मुसीबत आती है तो उसमें वो डूब कर और बहकर न मरे। ये हमें समझना होगा। अब जो एक प्रपोजल है कि भाई हम इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि सबसे पहले हमें प्रायोरिटी बेसिस पर जितने भी फैमिलीज हैं उनको बसाना होगा, रिलोकेट और रीसेटलमेंट करनी होगी, तभी जाकर कुछ हद तक इस बर्बादी को कंपनसेट किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों उन बारे में कि इसमें जो आप पावर प्लांट को समझ सकते हैं कि पावर प्लांट पे इसका क्या असर पड़ा, जो 4 पावर प्लांट है जिसमें 2 मेन है। वो 4 मैं आपको बता दूं, तपोवन विष्णुगढ़ जो एनटीपीसी के अंतर्गत है, पीपल कोटी जो टीएचडीसी इंडिया के अंतर्गत है, विष्णु प्रज्ञा जो जेपी ग्रुप के अंतर्गत है और ऋषि गंगा जो कुंडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं 2 सबसे महत्वपूर्ण है, जो तपोवन है और जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नतीजा ये हुआ कि यहां भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। इवन कि मैं आपको बताऊं कि लगभग 140 लोग उस टनल में फंसे हुए हैं जो तपोवन विष्णुगढ़ का है। उसमें से रिकवरी हुई है अभी फिलहाल 26 लोगों की। उसी तरह मैं आपको बताऊं जो दूसरा है ऋषि गंगा, उसमें 12 लोग थे, अब 10 लोगों की रिकवरी हो गई है, 2 लोगों की नहीं हो पाई। ये अभी तक के जो ऑथेंटिक और अभी तक का जो सबसे अप्रूव्ड और अभी तक का जो सबसे अपडेटेड न्यूज है उसके हिसाब से। अब मैं आपको बताऊं इसमें 2 ब्रिजेस जो ऑलरेडी वहां बने हुए थे उन पर क्या मुसीबतें आई, मैं बता दूं वहां के रहने वाले लोगों के करीब में, या वहां पर जो लोग जिस उससे ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं, वो आप देख सकते हैं। एक है तपोवन के ही करीब है और दूसरा है मलारी रिवर पर। जो ये 2 ब्रिज थे वो भी पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्टेड हो गए हैं, रुक गए हैं और उस पर भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि वहां सरकार ने अपनी तरफ से किन लोगों को राहत कार्य में और सुरक्षा कार्य में डिप्लॉय किया है। आप सुनकर चौंक पड़ेंगे, आप इससे भी अंदाजा लगा पाएंगे कि कितनी बड़ी तबाही है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एनडीआरएफ, जिसको नेचुरल डिजास्टर रिलीफ फोर्स कहते हैं, वो लगी हुई है। उसके साथ 3 एडिशनल टीम्स लगाया गया है कि किसी तरह से इस मुसीबत से बाहर आ जाएं लोग। दूसरी तरफ 200 से ज्यादा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, जो काइंड ऑफ बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह होती है। वो उसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को देखना, लेकिन बॉर्डर एरिया में तो तय है कि वो पुलिस से ज्यादा उसमें आप कह सकते हैं कि आर्मी की तरह उसकी ट्रेनिंग होती है, उनको डिप्लॉय किया गया है। और एक बात मैं आपको जो बताऊं, एक पूरी आर्मी की जो एक इंजीनियरिंग कॉलम है, एक इंजीनियरिंग टीम है, उसको भी वहां डिप्लॉय किया गया है। वो टास्क फोर्स है आर्मी की। अब मैं आपको बताऊं दूसरी तरफ इस राइस से, इस बस से इंसानी जिंदगी में एक डर पैदा हो गया है। नेचर के साथ जो हमने छेड़छाड़ की है, जैसे लग रहा है कि नेचर उसका बदला ले रहा है। उत्तराखंड में इसका पहले भी इतिहास रहा है, इस पर फिल्में भी आई हैं। उस बर्बादियों को हम देख सकते हैं, आज भी इंटरनेट पे खोज सकते हैं, उन परिवारों में खोज सकते हैं जिनके साथ ये हुआ है।
दोस्तों हमें ये समझना होगा कि हमारी किन गलतियों का नतीजा है ये। हम ऐसी कौन सी हरकतें कर रहे हैं, हम ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए। हम क्यों नेचर को में इतना इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि वो अब हमें ह्यूमन होने की भी आजादी नहीं दे रही है। ठीक है, हमने खेती में क्रांति की, हमने उद्योग में क्रांतियां की, हमने IT सेक्टर में क्रांतियां की, हमने आधुनिकता की जितनी तकनीक थी सब में क्रांतियां की हैं, लेकिन हमें ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमने यहां तक कर दिया कि हमने ह्यूमन लाइफ को ही खतरे में डाल दिया है। तो आज जो ग्लेशियर के बारे में, जो ग्लेशियर के शानदार एक ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं YP सुंदरई, जो खुद प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि ये घटना एक तरह से सिंबॉलिक है और इस घटना का भी इंपैक्ट जो है, जो आप कह सकते हैं आफ्टरमाथ, यानी कि जो अभी बहुत ही खराब इंपैक्ट है, वो अभी आना बाकी है। तो हमें समझना होगा दोस्तों कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम समझ क्यों नहीं रहे हैं कि हम कहां परेशान हो रहे हैं और हम किन चीजों से को छोड़ नहीं पा रहे हैं अपने इकोनॉमिकल लालच में। तो मैं आपको यहां पर और चीजें इसके बारे में जैसी जैसी खबरें आती रहेंगी हम उस पर वीडियोस बनाते रहेंगे। दोस्तों ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। कुछ लोग जो अपनी श्रद्धा, अपनी इबादत, अपनी पूजा के लिए वहां गए थे, वो फिर लौटेंगे नहीं। अब जो टूरिस्ट वहां ख्वाब देख रहे होंगे, सजा रहे होंगे, तस्वीरें ले रहे होंगे, वो अब लौटेंगे नहीं कभी। हमें समझना होगा ये नेचर का कॉल है, ये नेचर का कोई साइन है, कोई संकेत है, हमें समझना होगा दोस्तों। अब हमें रुकना होगा, ठहरना होगा और बात करना होगा और नेचर को, इन्वायरमेंट को, वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को समझना होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इससे जुड़ी सारी खबरें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। पहल भारत के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। सब्सक्रिप्शन, लाइक्स एंड कमेंट्स याद रखिए।